दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग एसएसटी के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट आंसर्स के बहुत सारे क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैप वाला भी दे चुका हूँ और लॉन्ग आंसर भी दे चुका हूँ। तो ये वेरी शॉर्ट वाले रह गए थे, तो मुझे लगा कि इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए आइए। बोलता है कि 1929 में जो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, उसका क्या रीजन था। तो ये जो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ था और लगभग 4,000 बैंक्स बैठ गए थे और 1,10,000 कंपनियां उस टाइम में बंद हो गई थी। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आया था। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि इस चीज के पीछे रीजन क्या था। तो सबसे पहला कि देखो, ये है किसी भी इकोनॉमी का डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। डिमांड बीइंग कांस्टेंट, अगर सप्लाई बढ़ जाता है, ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई बढ़ गया तो प्राइसेस गिर जाते हैं। ये इनिशियल प्राइस था, अब ये प्राइस गिर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी कीमतें गिर गई। अब जब कीमतें गिर जाएंगी तो क्या होगा, उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोड्यूसर्स पे। एज एग्रीकल्चरल प्राइसेस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइंड, तो प्राइसेस गिर गई हैं तो इनकम ऑब्वियसली गिरेगा। फार्मर्स ट्राइड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट, बट इट पुश डाउन प्राइसेस। तो किसानों को लगा कि भैया इस चीज को रिकवर करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो रिकवर करने का बेस्ट तरीका हो सकता है कि प्रोडक्शन को और बढ़ाओ और प्रोडक्ट लेकर के आओ। तो उसने सिचुएशन को ठीक करने के लिए के बजाय उसको और वर्सन ही किया। बेसिकली देखो, इकोनॉमिक्स का फैक्ट है कि अ गुड न्यूज फॉर फार्मिंग इज अ बैड न्यूज फॉर फार्मर। ये सब आगे एडवांस क्लासेस में पढ़ोगे, अभी एक ग्लिम्स दिया। चलो आगे, रीजन तो पता चल गया तुम लोगों को। In the mid 1920s, many countries financed their investment through loans from the US. It was extremely easy to raise loans in the US when the going was good. 1920s में बहुत सारे कंट्रियों ने यूएस से लोन लिया और वहाँ पे लोन आसानी से मिल सकता था। But in the first half of 1928, countries that depended crucially on US loan faced an acute crisis. लेकिन वो कंट्रियां जो इन्होंने लोन लिया था वो रिपे नहीं कर पा रही हैं, या वहाँ के जो डोमेस्टिक जो लोन लेने वाले हैं वो भी रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो बिजनेसेस जो है वो बैठ रही हैं, क्रिपल डाउन हो रही हैं। The withdrawal of US loans affected the rest of the world in different ways. In Europe, it led to the failure of small major banks and the collapse of currencies such as British pound sterling. और जो करेंसीज जो उस पर डिपेंडेंट थी, या जो पूरा सिस्टम था डिपेंडेंट, तो वो सारा कोलैप्स कर गया। फिर बोलता है मेंशन द प्रोविजन दैट कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सेक्युलर कंट्री। बोलता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों, कैसे। तो पहला कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है। The Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। आपको खुली छूट है कि आप कोई सा भी धर्म मानो, उसके बारे में प्रीचिंग करो, उसको पालन करो। या अगर आपका मर्जी है कि भैया हमको कोई धर्म मानना नहीं है, हम नास्तिक बन के घूमेंगे, ऑथीस्ट बन के घूमेंगे, तो आपको उसकी भी स्वतंत्रता है। और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट को देखोगे तो मालूम ही है कि बुद्धिज्म यहीं पे जन्मा, जैनिज्म यहीं पे हुआ, जो सिखिज्म है वो है ही, जो हिंदुइज्म है वो है ही। उसके अलावा जो बाहर से आए, अरब वर्ल्ड से आया इस्लाम, तो उसको भी एक्सेप्ट किया गया, क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट किया गया, एंड सो ऑन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और धार्मिक आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सेक्युलरिज्म इज एन आइडिया कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, और यह विचारधारा जो है ये हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, या जो कहिएगा आधारभूत बिंदु है उसका। At the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious communities.
लेकिन जो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न या यूरोपियन सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है कि स्टेट जो है वो चाह करके भी पूरा तटस्थ या इंडिफरेंट नहीं रह सकता है। और यहाँ पर लगता है कि स्टेट को कि भाई ऐसे मामलों में भी आना चाहिए, तो वो इंटरफेयर करता है या उसको कोशिश करता है कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सके। बोलता है कि कंजर्व एनर्जी को कैसे कंजर्व करोगे, एनर्जी रिसोर्सेस को, तो इसके बारे में बताना है। तो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको आप कई बार यूज कर सकते हो उसको कीजिए। और कॉशस अप्रोच, सावधानी पूर्ण हमारा तरीका होना चाहिए ताकि हम रिसोर्सेस को जुडिशियसली, रैशनली और मतलब उसमें जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल ढंग से हम उसको यूज कर सकें। बोलता है सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए क्या होना चाहिए। तो पहला तो जो सोलर पैनल है उसका कॉस्ट कम हो, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, जो कि दे भी रही है कुछ हद तक। और ऐसे पैनल खरीदिए जिसमें सीपीवी सेल्स जो हैं वो अच्छे हों। हाई सीपीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टाइक सेल्स। इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे, कैसे उसको बढ़ावा मिलेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मेगा प्रोजेक्ट्स या डैम्स या कनाल या और ऐसी भी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो। और दूसरा के जो टर्शियरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्स, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और ऐसी चीज़ों को डेवलप करके वहाँ बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर को और डाइवर्सिफाई करके या उसी में मतलब सिर्फ मिर्च उगाने तक मत रुको, चिली उगा लिए हो तो चिली सॉस भी बनाना समझो, है ना। फूड है तो उगा लिए हो तो उसको फिर प्रोसेस करना भी सीखो, उसको और उसमें क्वालिटी एनहेंसमेंट करो। टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज, तो जो सेमी रूरल एरियाज हैं वहां पर भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, लेटेंट फॉर्म में है, तो उसको और उभार करके सामने लाया जा सके। It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, या अगर बात करें तो मखाना जो बिहार में होता है, या राइस उगा है तो राइस के ही बहुत सारा। अब मक्का है तो अभी कॉर्नफ्लेक बना रहे हो ना, या पॉपकॉर्न बना रहे हो, तो और भी तो कुछ बन सकता है, सोचने पे है। या राइस पफ बन सकता है, या उसका है तो चूड़ा बन सकता है, खाते हो ना तुम लोग लाइट वाला लेकर के। तो वो क्या है, चिवड़ा ही है, उसको भून रखा है और ड्राई तरीके से बिना ऑयल के। बाय प्रमोटिंग टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, तो आप टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, ओरिजिनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए या उसको आईटी से लिंक कीजिए। फिर बोलता है इवन रेडी फूड स्टफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स जस्टिफाई, तो भाई पास्ता खा रहे हो, ठीक है, या मैगी खा रहे हो, है ना, या और भी कुछ इस टाइप से खा रहे हो, तो ओरिजिन में क्या है, गेहूं है, गेहूं से ही बना है ना, उसको मैदा बनाया और मैदे से बना रहा है उसको रोल करके, तो ये चीज तो होगा ही। अब रीजनल वेरिएंसेस हैं, तुम रोटी खा लो, पराठा खा लो, उसी के अंदर आलू भर के खा लो, अंडा पराठा बना करके खा लो, या उसी का मैदा बना करके उसमें पेटीज डाल करके बोल दो कि भैया ये बर्गर हो गया, है ना। तो यही वेरिएशन है जो कि कल्चरल और रीजन वाइज है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मेन इंग्रेडिएंट तो सेम ही है। इट इज बिलीव्ड दैट अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एंड आइसलैंड नाउ इन इटली, बोलता है कि पास्ता जिसको इटालियन बोलते हैं कि हमारा डिश है, उनकी कंट्री का नहीं है, अरब ट्रेडर्स लेकर के गए थे सिसिली में, जो एक आइलैंड था इटली का, था क्या है। इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, और नूडल्स जो है वो वहीं वेस्ट जाकर के स्पेगेटी बन गया, है ना, नाम चेंज कर दिया या खाने बनाने और परोसने का तरीका, है ना। नॉर्मल है तो भाई मुर्गा है, मुर्गा को पका रहे हैं, और उसमें 100 नाम सुनते हो ना, अटर चिकन, बटर चिकन, चिली चिकन, फलाना चिकन, ढिकारा चिकन, तो कंटेंट तो सेम है,
क्या डाल के बनाए हो और कितना नाम रख सकते हो, नाम रख दो बस। What are some ways in which caste demonstrate itself in politics? ये मैं पिछले पिछले वाले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें मालूम है लोगों को कि कैसे होगा। तो जो रियल इश्यूज हैं उससे हट करके कास्ट के नाम पे वोट हो रहा है, या कहाँ पे किस कास्ट का दबदबा है, कहाँ वो मेजोरिटी में तो उसी कास्ट के कैंडिडेट होंगे, कास्ट के बिहाफ पे अपील किया जा रहा है, ओरिजिनल मुद्दे दबे हुए रह जाते हैं। और बहुत सारे ऐसी पार्टीज भी हैं, है ना, बीएसपी चाहे डीएमके एआईडीएमके, सारे कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं। और बाकी ऑलमोस्ट किसी एक पार्टी के बारे में कुछ कहना मेरा सही नहीं है, हर पार्टी ये कार्ड यूज करती है, हर एक के अपने एजेंडा के तहत हिडन ये चीजें होती हैं। When parties choose candidate in election, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominee candidates from different castes so as to muster the necessary support to win election. तो देखती है कि भाई हर कास्ट के लोग हों और उनको नेसेसरी सपोर्ट मिले ताकि इलेक्शन जीता जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश की जाती है। Some political parties are also known to favor some caste and are seen as their representative. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी, उनको मतलब ऐसा लगता है या कुछ लोगों का ये मानना है कि ये पर्टिकुलर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। Briefly describe the two major ways that electricity is generated around the world for human consumption. इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसके बारे में बात करने के लिए है। तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है टरबाइन से, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है फॉसिल फ्यूल को करो, कोल पेट्रोलियम उसको जला करके करो। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो नया है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है, ये सारा है और हर एक का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बकबक नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग साइंस में पढ़ चुके हो, साइंस का पेपर तुम लोगों का हो गया है, ठीक है। What is the why is the existence of public sector necessary? बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और उसका मोटिव जो है वो वेलफेयर होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो जरूरी है। The public sector has to take up projects involving heavy expenditure to ensure that the benefit reaches all sections of the society at an affordable price. एक व्यय कर पाने वाले रेंज में लोगों तक जाए सुविधाएं, तो वो करता है पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट हैव टू इंश्योर, गवर्नमेंट अपने आप को क्या बोलता है कि भाई हम वेलफेयर गवर्नमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसमें तो प्राइवेट पार्टीज आएंगे नहीं। धर्मशाला खोलने के लिए प्राइवेट पार्टी थोड़ी ना आएगा, या ऐसा काम जिसमें फायदा ना हो, है ना। तो बहुत सारे एसेंशियल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन है, और ये हर एक के लिए उपलब्ध है इरेस्पेक्टिव ऑफ पेइंग कैपेसिटी। सरकारी स्कूल है उसमें आपका क्या आमदनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ाओ अपने बच्चे को, अस्पताल है वहाँ इलाज कराओ, है ना। Salt is something that is consumed by rich and the poor alike across India. Which state Viceroy Irwin encouraged Gandhi to launch a nationwide protest? बेसिकली सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, 30-31 के आसपास पूछ रहा है। तो बेसिकली नमक जो है एक ऐसा चीज है कि अमीर गरीब कोई भी हो उसको इस्तेमाल करेगा, उस पर आप टैक्स लगा रहे हो तो लोगों को गुस्सा आएगा ही, एनरेज तो होगा ही, क्रोधित होंगे ही। On 31 January 1930, Gandhiji sent a letter to Viceroy Irving stating 11 demands, the most stirring of which was the demand to abolish salt tax. 11 डिमांड रखे थे और उसमें सबसे जो पहला जो चीज था कि सॉल्ट टैक्स हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि सॉल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। खाने में कुछ भी हो, नमक ना डाले तो फिर वो खाना रह ही नहीं जाता है। Tax on salt and the government monopoly over its production, Gandhi declared, revealed the most oppressive faces of British rule. नमक पे टैक्स लगा रहे हो और उसके व्यापार पे तुमको एकाधिकार चाहिए, तो गलत चीज है। Irwin was unwilling to negotiate, and so Mahatma Gandhi started his famous 240 miles long salt march, accompanied by 78 of its trusted volunteers. इरविन जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने 240 मील जो है वो यात्रा की 78 अपने वॉलंटियर्स के साथ। और ये जो यात्रा थी इसमें इनको फॉरेन कवरेज मिला और गांधी जी फेमस भी हुए। और ये एक पहला बार ऐसा मौका मिला कि जब जो इंडियन औरतें थी जो पर्दा में रहती थी वो उन्होंने भी खुल करके इस चीज में सपोर्ट किया
और इस तरीके से वो पर्दे से बाहर आई। Gandhi was vehemently against the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919, popularly known as the Rowlatt Act. Elaborate. यहाँ रॉलेट एक्ट पे कह रहा है, तो रॉलेट एक्ट में क्या था? 1918 में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लोगों को लग रहा था कि भाई अब कुछ सब्सिडी मिलेगा, कुछ रिबेट मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो नया टैक्स लगा दिया और रॉलेट एक्ट में ये कानून बना दिया, नो वकील, नो अपील, नो दलील, सीधा आपको 2 साल के लिए अंदर, सिर्फ इस बिहाफ पे कि आप रेवोल्यूशनरी हैं या उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो है पर्सनल फ्रीडम के खिलाफ है, जो लिबर्टी है उसके खिलाफ है, तो गांधी जी ने इसको अपोज किया। गांधी in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act of 1999 क्योंकि ये बहुत जल्दी में पास कर दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जबकि सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। और इस एक्ट में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा शक्तियां मिली कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक गतिविधि को वो दबा सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए। तो अब किसी को भी शक के आधार पे तुम उठा लोगे और 2 साल जेल में डाल दोगे, तो ये तो गलत चीज है ना। As a result, rallies were organized in various cities. Workers went on strike on railway workshop and shops closed down. जिसके नतीजे में क्या हुआ कि रैली हुआ, मजदूर हड़ताल पे गए, वर्कशॉप और दुकानें बंद हुई। The organized working class owes respect to first man who planted the standard of labor solidarity on the hostile frontier of the unorganized industry. तो दुनिया के मजदूरों एक हो, है ना, जो मार्क्सिस्ट पार्टी है या उसका, तो अगर मजदूर एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनका शोषण नहीं हो पाएगा, है ना। Organized sector cover these enterprise where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. तो अनएम्प्लॉयड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां तो ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइज में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सैलरी होता है, लीव विथ पे, छुट्टी भी है, अवकाश भी है, प्लस मैटरनिटी लीव मिलता है, बाकी केयर रखा जाता है, आपके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का इंतजाम किया जाता है ना। जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैनेज किया जाता है कि अच्छा वर्किंग कंडीशन हो। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी भी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, और ओवर टाइम अगर करोगे तो उसके लिए पेमेंट है। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन किया जाता है जो कि कानून द्वारा आवश्यक है। बोलता है accommodation of social division is a crucial aspect of democracy. However, the extent of such accommodation depends on various perspective of the people, politician and government. Briefly explain this factor. तो यार ये अगले वीडियो में करूंगा, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। थैंक यू।